हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो हमारे चैप्टर का लास्ट जो पॉइंट रहते हैं वो हम रीड करेंगे कि अमेरिका का वर्चस्व सैनिक शक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व में किस तरीके से फैला हुआ है। ये हमने पीछे वाले चैप्टर के पीछे जो हमने वीडियो थी उसके अंदर सारा रीड किया था। आज हम पढ़ेंगे कि अमेरिका के रास्ते में अवरोध मीन्स उसके रास्ते, उसकी शक्ति के अंदर कौन सी जो बातें हैं उसमें अड़चन पैदा करती हैं। इतिहास बताता है कि साम्राज्यों का पतन उसकी अंदरूनी कमजोरियों की वजह से होता है। यानी कि अगर कोई भी किसी भी बात का, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का अगर पतन होता है तो उसकी अंदरूनी कुछ कमी होती है जिसकी वजह से उसका पतन होता है। ठीक इसी तरह अमेरिकी वर्चस्व अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर मौजूद हैं। अमेरिकी शक्ति की राह में 3 अवरोध 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद के सालों में ये व्यवधान एक तरह से निष्क्रिय जान पड़ने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे फिर प्रकट होने लगे। पहला व्यवधान अमेरिका की संस्थागत बनावट। यहाँ शासन के 3 अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है। यही बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। अमेरिका की ताकत के आड़े आने वाली सबसे दूसरी अड़चन अंदरूनी है। इसी अड़चन के मूल में अमेरिका समाज को प्रकृति में उन्मुक्त है। अमेरिका में जनसंचार के साधन समय समय पर वहाँ के जनमत को एक खास दिशा में जो मोड़ने और भले कोशिश करें, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति के शासन में उद्देश्य और तरीके को लेकर गहरे संदेह का भाव भरा हुआ है। अमेरिका के विदेशी अभियानों पर अंकुश रखने के लिए यह सबसे बड़ी कारगर भूमिका है। बहरहाल अमेरिकी ताकतों की राह में मौजूदा तीसरा व्यवधान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है जो संभवतः अमेरिकी ताकत पर लगाम कर सकता है और इस संगठन का नाम है नाटो, अर्थात उत्तरी अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिका के द्वारा ही बनाया गया था। अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को कायम रखने से जुड़ा है, क्योंकि इन देशों में बाजार मुल्क व्यवस्था चलती है। इसी कारण इस व्यवस्था की संभावना बनती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथ देश उसके वर्चस्व पर अंकुश लगा सके। अमेरिका से भारत के संबंध, यानी कि अमेरिका के जो भारत के साथ किस तरीके के रिलेशन है। शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिका गुट के विरुद्ध खड़ा था। इन सालों में भारत की करीबी दोस्ती सोवियत संघ से थी। यानी कि जब शीत युद्ध चल रहा था तब भारत का जो संबंध था वो सोवियत संघ के साथ अच्छा था, और जब इन दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा था, भारत ने पाया कि लगातार कुटुतापूर्ण होते हुए अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वे मित्रता विहीन हो गया है, और इस अवधि में भारत में अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने तथा उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का भी फैसला किया गया था। इस नीति और हाल के सालों में प्रभावी आर्थिक वृद्धि के कारण भारत और अमेरिका समेत कई देशों के साथ आकर्षक आर्थिक सहयोग बन गया है। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हाल के सालों में भारत अमेरिकी संबंधों के बीच 2 नई बातें उभरी है। इन बातों का संबंध प्रौद्योगिक और अमेरिका के में बसे निवासी भारतीयों से है। दरअसल ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। यानी कि अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो 65% जो सॉफ्टवेयर है वो अमेरिका के पास से हम उनसे एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे लेते हैं। बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। वहाँ पे जो 35% तकनीकी जो कर्मचारी हैं वो भारतीय मूल के। 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। उच्च क्षेत्र के में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की थी। यानी कि वहाँ पे जो अच्छे क्षेत्र की जो प्रौद्योगिकी है वहाँ पे 50% कंपनियों की जो शुरुआत है वो भारतीयों ने की थी। यह अमेरिका के विश्वव्यापी वर्चस्व का दौर है, और बाकी देशों की तरह भारत को भी फैसला करना है कि अमेरिका के साथ इस तरह के संबंध का रखना चाहता है, और यह तय कर पाना कोई आसान काम नहीं। भारत में 3 संभवती रणनीतियों पर बहस चली थी। भारत के जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते समझते और वे भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नज़दीकियों से भयभीत हैं। ऐसे विद्वान यही चाहेंगे कि भारत और वाशिंगटन से अपना अलगाव बनाए रखे और अपना ध्यान अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में
पर लगाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत और अमेरिका के हितों में हेलमेल लगातार बढ़ रहा है और यह भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है। ये विद्वान एक ऐसी रणनीति अपनाने की तरफदारी करते हैं जिसमें भारतीय और अमेरिकी वर्चस्व का फायदा उठा सके, और वे चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच आपसी हितों का मेल और भारत अपने लिए सबसे बढ़िया विकल्प ढूंढे। इन विद्वानों की राय है कि अमेरिका के विरोध की रणनीति व्यर्थ साबित होगी और आगे चलकर इससे भारत को नुकसान होगा। कुछ विद्वानों की राय है कि भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए। कुछ सालों में यह गठबंधन ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार में सक्षम हो जाएगा। शायद भारत और अमेरिका के बीच संबंध इतने जटिल हैं कि किसी एक रणनीति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अमेरिका से निर्भर करने के लिए भारत को विदेश नीति की कई रणनीतियों को समुचित मेल तैयार करना होगा। यानी कि भारत के साथ अमेरिका के जो है कुछ विद्वान सोचते हैं कि अच्छे संबंध हो चुके हैं, जिसका जो फायदा है भारत देश को उठाना चाहिए, एक अच्छा मौका है भारत देश के पास। और कुछ विद्वान जो समझते हैं कि अमेरिका और भारत के संबंध वो अच्छे ना हो ताकि वो अन्य देशों को किसी भी तरीके से मात दे पाएँ। उसके अलावा वर्चस्व के किस तरीके से निपटा जाए, इनके वर्चस्व के घेरे में अगर कोई देश ना आना चाहता है तो वो किस तरीके से रह सकता है उससे दूर। कब तक चलेगा अमेरिकी वर्चस्व, इस वर्चस्व से कैसे बचा जा सकता है। जाहिरा तौर पर ये सवाल हमारे वक्त से जाहिरा तौर पर यह सवाल हमारे वक्त से सबसे ज़्यादा झंझावाती सवाल है। इतिहास से हमें इन सवालों के जवाब के कुछ सुराग मिलते हैं लेकिन बात यहाँ इतिहास की नहीं, वर्तमान और भविष्य की हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी चीज़ें गिनी चुनी ही हैं जो किसी देश की सैन्य शक्ति को पर लगाम कस सकें। हर देश में सरकार होती है लेकिन विश्व सरकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अध्याय 6 में यह बात स्पष्ट होगी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व सरकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दरअसल सरकार विहीन राजनीति है। कुछ कायदे कानून जरूर है जो युद्ध पर अंकुश रखते हैं, लेकिन ये कायदे कानून युद्ध को रोक नहीं सकते। फिर शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो अपनी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हवाले कर दे। तो क्या इन बातों से यह समझ जाए कि न तो वर्चस्व से छुटकारा पा सकते हैं और या न ही युद्ध से। फिलहाल हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति के जोड़ में मौजूद नहीं है। भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देशों में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे पाने की संभावना है, लेकिन इन देशों के बीच आपसी विभेद हैं और इन विभेदों के रहते अमेरिका के विरुद्ध इनका कोई गठबंधन नहीं हो सकता। कुछ लोगों का तर्क है कि वर्चस्व जनित अवसरों के लाभ उठाने की रणनीति ज़्यादा संगत है। उदाहरण के लिए आर्थिक वृद्धि पर को ऊंचा करने के लिए व्यापार को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और निवेश जरूरी है और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से इसमें आसानी होगी और न इसका विरोध करने से। ऐसे में सुझाव दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना चाहिए। उचित रणनीति है उसे वैगनन और जैसे बहे बयार पीठ जैसी तैसी कीजिए की रणनीति कहते हैं। यानी कि वर्चस्व का मीन्स क्या है कि अगर अमेरिका के से जैसे शक्तिशाली देश से अगर कोई दुश्मनी लेता है, उसकी बजाय अगर उसके साथ अच्छे तालमेल बनाकर उसकी शक्तियों का फ़ायदा उठाकर अपने देश को और ज़्यादा विकसित करने के अवसर पैदा करने चाहिए। देश के सामने एक विकल्प यह है कि वह अपने को छुपा ले। उसका अर्थ होता है कि दबदबे वाले देश से यथासंभव दूर रहना चाहिए। इस व्यवहार में कई उदाहरण हैं। चीन, रूस और यूरोपीय संघ सभी न एक तरीके से अपने आप को अमेरिका की निगाह से चढ़ने से बचा रखते हैं। इस तरीके से अमेरिका के किसी बेवजह और बेपनाह क्रोध की चपेट में आने से ये देश अपने आप को बचाते हैं। बहरहाल बड़े या मंझले दर्जे के ताकतवर देश अपने आप यह रणनीति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं कर पाते। छोटे देशों के लिए यह संगत और आकर्षक रणनीति हो सकती है, लेकिन यह कल्पना से परे है। चीन, भारत और रूस जैसे बड़े देश अथवा यूरोपीय संघ जैसा विशाल जमावड़ा अपने आप को बहुत दिनों तक अमेरिकी निगाह में चढ़ने से
बचा कर रख सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कोई देश अपना देशों का समूह नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज सभी देश अमेरिकी ताकत के आगे बेबस है। ये लोग मानते हैं कि राज्य स्तरीय संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार के लिए आगे आएंगी। अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक और सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती मिलेगी। यह चुनौती स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन और जनमत के आपसी मेल से प्रस्तुत होगी। मीडिया का एक तबका, बुद्धिजीवी, कलाकार और लेखक आदि अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिरोध के लिए आगे आएंगे। ये राज्य स्तर संस्थाएं व्यवस्था विश्वव्यापी नेटवर्क बना सकती हैं, जिससे अमेरिकी नागरिक भी शामिल होंगे और साथ मिलकर अमेरिकी नीतियों की आलोचना करेंगे और प्रतिरोध किया जा सकता है। आपने यह जुमला सुना होगा कि अब हम विश्वग्राम में रहते हैं। इस विश्वग्राम में एक चौधरी है और उसमें हम सब उसके पड़ोसी हैं। यदि चौधरी का बर्ताव असहनीय हो जाए तो तभी विश्वग्राम में से चले जाने का विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि यही एकमात्र गांव है जिसे हम जानते हैं कि रहने के लिए हमारे पास यही एक गांव है। ऐसे में प्रतिरोध ही एकमात्र विकल्प बचता है। यानी कि वर्चस्व से किस प्रकार बचा जा सकता है। एक सबसे पहला जो स्टेप इसके अंदर बताया गया है कि विश्व के अंदर कहते हैं कि पानी में रह के मगरमच्छ से वैर नहीं लिया जाता, कि इतने शक्तिशाली देश के साथ अगर हम वैर मोल लेते हैं तो वो हमारे लिए बेवकूफ़ी वाली बात होगी। इससे अच्छा है कि हम उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, उसकी शक्तियों का अच्छा यूज कर सकें। दूसरा कि कोई भी ऐसी बात, ऐसा भी काम ना करें जिसकी वजह से हम उस देश की नज़रों में चढ़ सकें और उसके क्रोध का हम शिकार बन सकें। कुछ जो ये तरीके हैं कि हम किसी देश के साथ उसके साथ व्यापार करने या उसके साथ अच्छे समझौते बनाकर अगर हम रखते हैं तो हम उसके वर्चस्व के साथ बने रह सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर को रीड किया था कि अमेरिका का जो वर्चस्व है वो पूरे विश्व में किस तरीके से है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर के सुंदर और साफ क्लियर नोट अपनी नोटबुक के अंदर तैयार करने हैं। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।